सभी लोग और पेन और वो भी पंखा बंद कर देना। पेन और वो लेकर आप बैठ जाओ और शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। और आप सभी लोगों को नमस्कार। आ गए? क्यों लाइव नहीं हो पा रहे? हो गए तो देखते रहना थोड़ा। चलिए सभी लोगों को नमस्कार। उधर वाला पंखा बंद कर देना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अभ्युदय योजना में आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन और बधाइयाँ। और हम लोग शुरू करते हैं सेशन। और आज की श्रृंखला जो है उसके पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे हम लोग। और आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो सिख एम्पायर को पढ़ना, सिख साम्राज्य को पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण भूमिका है और मॉडर्न हिस्ट्री में। और सिख साम्राज्य को पढ़ने के लिए हम लोग मेडिवल से उठाएंगे, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री से लेकर आएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में सिख साम्राज्य को कनेक्ट करेंगे। क्योंकि कल हम लोगों ने मराठा पढ़ा था और मराठा जो है रिलेशन चेंज इनटू वार, एंग्लो मराठा वार पढ़ा था हम लोगों ने। आप लोगों ने देखा, समय जरूर याद रखना, 1775 से लेकर और 1818 के मध्य 3 मराठा युद्ध हुए, आंग्ल मराठा। और 3 अंतराल में अंग्रेजों ने मराठों का भी ताकत जो है विघटित कर दिया। और वैसे भी आप देखो मराठे विघटित तो हो ही गए थे। जो लास्ट पेशवा थे छत्रपति, पहले ही ताकत खत्म हो गई थी, क्योंकि पेशवा के साथ छत्रपति का समझौता हो जाता है। और छत्रपति साहू जी के समय में वो समझौता हो जाता, संगोला की संधि हो जाती है। और 1750 के बाद जो है छत्रपति का पावर बिल्कुल समाप्त हो जाता है और पेशवा आ जाता है। तो एंग्लो मराठा भी ध्यान रखना आपको कि 1775 से लेकर और 1818 के बीच 3 अंतरालों में मराठों की ताकत को अंग्रेजों ने विघटित कर दिया। और 2 आंग्ल सिख युद्ध होंगे और सिख को भी, यानी कि पंजाब को भी अपने साम्राज्य का अंग बना लेंगे। और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे, जो आप देखो कि बहुत कम समय में, यानी कि 1761 से लेकर 1799 के मध्य 4 आंग्ल मैसूर लड़ाइयाँ होंगी और मैसूर को भी अंग्रेज समाप्त कर देंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं सिख साम्राज्य की, जिसका उद्भव विकास, वैसे तो आप पंजाब को देखोगे, पंजाब एज ए स्टेट बड़ा फेमस रहा है। पंजाब जो राज्य रहा है, क्योंकि उस समय कोई विभाजन था नहीं। आज का जो वर्तमान है आप देखोगे, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, तो झेलम, चिनाव और रावी का कुछ पोर्शन यानी कि मिला के पंजाब में है। और जो लास्ट में सतलज और ब्यास का इलाका है वो अपने तरफ है पंजाब में। तो उस समय पूरा पंजाब आप देखोगे तो शुरू से आप देखो इसका उद्भव विकास। अगर पंजाब के समृद्धि को हम लोग पढ़ें तो पंजाब की समृद्धि शुरू से है। आप देखो कि जो आर्य जन थे, अनु, द्रहु, यदु, तुर्वस और पुरु, वो पंच यानी कि 5 नदियों के क्षेत्र में बिखरे हुए थे। और एक आपको याद होगा कि परुशड़ी नदी के तट पर, यानी कि परुशड़ी नदी, रावी नदी के तट पर एक दासराग युद्ध हुआ था। दासराग युद्ध हो गया था और 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी। वो इतिहास का पहला बैटल माना जाता है, जो बैटल ऑफ 10 किंग्स रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। उसके बाद आप पंजाब देखोगे तो रोपड़ जो है पंजाब में, आप देखोगे रावी नदी के बाएं किनारे पर हड़प्पा शहर स्थित, जो दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है। तो पंजाब में ही है रावी नदी का किनारा। और रोपड़ में आप देखो एक सभ्यता विकसित हुई जिसको रूपनगर कहते हैं, रोपड़, जहाँ मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। रोपड़ में सभ्यता विकसित हुई। यानी कि भारत में आज़ादी के बाद जो पहला उत्खनित स्थान है वो रोपड़ ही है। आज़ादी के बाद यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में
यानी कि 1953 में रोपड़ की खुदाई होती है, आज़ादी के बाद पहला उत्खनित प्लेस। तो आप देखोगे कि इसके बाद जो है जब हम लोग बुद्धा काल में आते हैं तो अटैक होता उधर से, यानी कि ईरानी अटैक, और एक तरह से कह लीजिए कि जो यूनानी अटैक होता है वो भी उस समय आप देखो कि पंजाब के क्षेत्र में। फिर आप देखोगे कि बाद में जो है पंजाब को एक तरह से धीरे धीरे आप देखोगे तो मेडिवल हिस्ट्री में भी रहता है पंजाब। और पंजाब में आप देखोगे कि जब मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है पूर्व मध्यकाल, तो वहाँ जो आक्रमण होते हैं तुर्की अटैक, यानी कि तुर्की मुस्लिम अटैक जो होते हैं, उसमें बार बार जो सफ़र करता है वो हिंदू शाही वंश है। और हिंदू शाही वंश भी कहीं न कहीं पंजाब में विकसित हुआ था। जो ब्राह्मण शाही वंश है, राजा जो है जो जयपाल हुआ करते थे, जो महमूद गजनवी से मुकाबला हुआ, फिर आनंद पाल आए, फिर त्रिलोचन पाल आए, फिर भीम पाल आए। और आप देखोगे कि 1021 में भीमपाल को पराजित करके और महमूद गजनवी जो है इस पर अधिकार कर लेता पंजाब पर, मुल्तान और पंजाब को अपने साम्राज्य का अंग बना लेता। तो इस तरह से पंजाब बीच बीच में बहुत चर्चित रहा है। चूँकि 5 नदियों के द्वारा सिंचित है इसलिए बहुत उपजाऊ, इसलिए विदेशी और इंट्रेंस गेट भी है, एक तरह से कह लीजिए प्रवेश होगा तो वहीं से होगा। यानी कि डायरेक्ट हमारी सीमा जो है आप देखोगे कि अफगानिस्तान से बिल्कुल टच करने लगेगी, जो डूरेंड लाइन जो पाकिस्तान और उसमें है। तो इस तरह से पूरा एक सीमा रेखा निर्धारित कर रहा पंजाब, और बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। और एक सूबे के रूप में मुगल काल में बड़ा चर्चित रहा पंजाब। इसके बाद आप देखोगे कि पंजाब का जो उत्कर्ष हो रहा है, यानी कि पंजाब में जो सिख धर्म आ रहा है एक रिलीजियस सेक्ट के रूप में, जो शिष्य शब्द से उत्पन्न हो रहा सिख शब्द, यानी कि जो शिष्य है उससे बन रहा सिख। और ये कहीं ना कहीं 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आप देखोगे तो इसका उदय हो रहा गुरु नानक से, 15वीं सदी के उत्तरार्ध में। यानी कि एक तरह से हम लोग कह लीजिए कि सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, इस तरह का जो समय, यानी कि गुरुओं का इतिहास कई फेजेस में हम लोग पंजाब को बांट कर पढ़ेंगे। यानी कि पंजाब में अगर सिख धर्म को देखा जाए तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस। जैसे हिस्ट्री ऑफ गुरु, 10 गुरु हुए, उनका इतिहास, जिसको हम लोग गुरुओं के इतिहास के रूप में पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखोगे बंदा बहादुर का इतिहास पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मिसलों का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें जत्थे हैं, 12 मिसलें हैं, 12 मिसलों में बटा हुआ है। और उसी में सुकर चकिया मिसल है, जिसमें महासिंह के घर रणजीत सिंह का जन्म होगा। और उसके बाद रणजीत सिंह 40 वर्षों तक पंजाब में शासक रहेंगे। और उसके बाद 10 वर्षों में इनके उत्तराधिकारी आए, जिसमें खड़क सिंह आए, नौनिहाल सिंह आए, शेर सिंह आए, दिलीप सिंह आए। और दिलीप सिंह अल्पायु में जो है शासक बने, और माता उनकी रानी जिंदन जो है उनका संरक्षिका बनती है। और उसी समय में आंग्ल सिख युद्ध होता है। और 2 आंग्ल सिख युद्ध के दौरान आप देखोगे तो पंजाब का अंग्रेज विलय कर लेते हैं। तो ये स्टोरी है, पूरा मेडिवल से उठाएंगे हम लोग और मॉडर्न तक यात्रा करना। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है सिख राज्य को पढ़ना है। और सिख राज्य को पढ़ने के लिए आपको जो है पूरा स्टोरी को लेके चलना है। यानी कि अगर सिख साम्राज्य को पढ़ना है तो सिख राज्य साम्राज्य में बदल जाएगा। और ये जो है एक तरह से कह लीजिए कि 1469 में जन्म होता है इनका। और इतिहास जो है ये 1800, यानी कि लॉर्ड डलहौजी का समय है 29 मार्च। और 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध के माध्यम से पंजाब का विलय कर लेता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कई तरह से, यानी कि एक तरह से हम लोग देखेंगे इसमें, एक तो आपका गुरुओं का इतिहास देखेंगे हम लोग, यानी कि गुरुओं का इतिहास देखेंगे, गुरुओं का इतिहास।
दूसरा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, गुरुओं का इतिहास आप देखोगे तो 10 गुरु हुए, यानी कि 1469 से लेकर और 1708 तक। और इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू एक तरह से हो जाएगी, बंदा बहादुर, यानी कि बंदा बहादुर का इतिहास, बंदा बहादुर का इतिहास और बंदा बहादुर का इतिहास। और ये लक्ष्मण देव हैं, माधव दास हैं, इन्हीं को आप बंदा बख्श भी कहते हैं, और इन्हीं का नाम है लक्ष्मण देव, लक्ष्मण देव या माधोदास, माधोदास बैरागी भी इनको कहते हैं, बैरागी। और ये मूलतः जो है ये कश्मीर के राजौरी में रहा करते थे, कश्मीर से बिलोंग करते थे। और फिर एक घटना घटित हुई और फिर ये गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ चले गए, नांदेड़ में एक आश्रम बनाए, ये नांदेड़ में चले जाते हैं और वहीं वैराग्य जीवन बिता रहे थे नांदेड़। और फिर इनकी मुलाकात लास्ट गुरु से होती है। इसके बाद आप देखोगे कि मिसलों का इतिहास है, मिसलों का इतिहास है या जत्थों का इतिहास है। मिसलों का इतिहास है, 12 मिसलें हैं। मिसलों का मतलब होता है जैसे इनके जत्थे जो हैं, जत्थो जो है, जो जिससे जैसे हम लोग कहते हैं संप्रदाय, विभिन्न संगठनों में ये बटे हुए हैं, यानी कि 12 सेक्ट हैं इनके। जैसे भंगी मिसल है, जैसे फैजलपुरिया मिसल है, अहलुवालिया मिसल है, सुकर चकिया मिसल है। इस तरह से मिसलों का इतिहास हम लोग देखेंगे, जिसमें आप देखोगे कि मिसलों के इतिहास में। और इसके बाद आप देखोगे रणजीत सिंह का इतिहास, यानी कि रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास, और रणजीत सिंह का इतिहास। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि रणजीत सिंह के बाद जो है इनके उत्तराधिकारी जो आए 10 वर्षों में, यानी कि रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों का इतिहास, यानी कि रणजीत सिंह के बाद का इतिहास, यानी कि रणजीत सिंह के बाद का इतिहास। इस तरह से आपको पूरा सर्जरी करना पड़ेगा, तब टॉपिक क्लियर होगा। अब बंदा बहादुर को आप देखो तो बंदा बहादुर का जो काल है वो 1708 से लेकर और 1716 के मध्य है। और जो मिसलों का इतिहास है, इनको अगर आप एक तरह से ले लो तो 1716 से लेकर और 1780 तक मिसलों का इतिहास। और 1780 में जो है आप देखोगे कि इनका जन्म हो जाता है रणजीत सिंह का, सुकर चकिया मिसल। और रणजीत सिंह को हम लोग देखेंगे तो 1780 में इनका जन्म होता है और 1792 में जो है 12 वर्ष की अवस्था में इनको सिंहासन मिल जाता है, डेथ हो जाती है इनके पिता की, महा सिंह की। और इसके बाद ये काउंसिल ऑफ रेजेंसी में आ जाते हैं, चूँकि अल्पायु में थे इसलिए आप देखोगे 7 वर्षों तक ये रहते हैं। और वास्तविक शासन इनका शुरू होता है 1799 से और 40 वर्षों तक ये शासन करते हैं, यानी कि 1799 से लेकर और 1839 तक इनका शासन रहता है। इसके बाद आप देखोगे जो परवर्ती इतिहास है, यानी कि 10 वर्षों में आप देखोगे कि इनका जो है पतन हो जाएगा, यानी कि 10 वर्षों में 4 शासक आएंगे और चले जाएंगे। तो ये चीज़ों को थोड़ा गौर करना है कि कैसे कैसे हम लोग एक एक टॉपिक को थोड़ा सा खंगालेंगे, देखेंगे। पहले हम लोग गुरुओं का इतिहास देखते हैं, और ये आपको इतने टॉपिक के अंदर इसको पूरा समराइज करना, यानी कि इन टॉपिक के सहारे आप चलोगे तो पूरा कमांड कर लोगे आप, क्योंकि मेडिवल से प्रकरण उभर रहा और मॉडर्न के तरफ जा रहा। तो सिख को समझने के लिए पहले रिलीजियस हिस्ट्री समझना है, देन आफ्टर मिलिट्री हिस्ट्री समझना, देन आफ्टर पॉलिटिकल हिस्ट्री समझना, तब पूरा समझ में आएगा कि क्या है इतिहास इन लोगों का। तो एक बार आप इसको ध्यान रखना। इसके बाद हम लोग एक एक 1 बाय 1 जो है इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब आप देखो कि हम लोग आते हैं, यानी कि गुरुओं का इतिहास। अगर आप देखोगे कि जो है गुरुओं के इतिहास को अगर हम लोग स्टडी किया जाए तो जो गुरुओं का इतिहास है उसमें आप देखोगे 10 गुरु,
यानी कि गुरुओं के इतिहास में अगर देखा जाए तो कुल 10 गुरु हुए। और पहले जो गुरु हैं वो गुरु नानक हैं। और गुरु नानक को आप देखोगे कि 1469 से लेकर और 1539 तक, डेट आपको भले न याद हो, कंटेम्प्रेरी थोड़ा सा शक्तियों को याद रखना है ताकि आपको पूरा समझ विकसित हो सके। और फिर इन्होंने अपने गुरु, अपने जो है शिष्य लेहना गुरु को बनाया। लेहना को अपना गुरु बनाया, जो अंगद के नाम से फेमस रहे। और 1539 से लेकर और 1552 तक रहे। और अंगद यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये मानते थे गुरु नानक की ये हमारे शरीर का ही अंग है, इसलिए लेहना गुरु का नाम ही रख दिया उन्होंने अंगद गुरु थे। और इसके बाद आप देखोगे जो तीसरे गुरु ये जो हैं आपके अमरदास हैं। अमरदास जो है काफ़ी वृद्धावस्था में इनको पद मिलता है और ये 1574 तक रहते हैं। और इसके बाद आप देखोगे तो रामदास आते हैं जो इनके दामाद रहते हैं, रामदास। और रामदास चौथे गुरु हैं जो यहाँ से लेकर और 81 तक रहते हैं। और इसके बाद आप देखोगे तो अर्जुन देव आएंगे जो 5वें गुरु, बड़े फेमस हैं कंपटीशन के हिसाब से। अर्जुन देव इनके बेटे हैं, इसलिए गुरु के परंपरा को इन्होंने वंशानुगत बना दिया। और ये यहाँ से लेकर और 6 तक हैं, यानी कि 1606 तक अर्जुन देव। और अर्जुन देव के बाद आएंगे छठे गुरु जो गुरु हर गोबिंद करके हैं। ये इन्हीं के बेटे हैं हरगोबिंद। और अर्जुन देव के 3 बेटे थे, पृथ्वी चंद्र और महादेव देव, और एक जो है अर्जुन देव। ये जो है ये एक जो है पृथ्वी चंद्र, महादेव और अर्जुन देव। तो इस तरह से आप देखोगे कि रामदास के 3 बेटे होते हैं। तो 600 यानी कि 1606 से लेकर और इनको आप ले जाओगे 45 तक। और 7वें गुरु हैं, गुरु हरगोबिंद के बाद हैं गुरु हर राय होते हैं जो बड़े चिंतनशील गुरु हैं और 1661 तक रहते हैं। और फिर आ जाते हैं गुरु हरकिशन आ जाते हैं। और हरकिशन जो है बड़ा कम उम्र में इन्होंने गद्दी संभाला और 1664 तक ही रहे। 6 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गद्दी संभाला। इनके कारण इनको जो है बाल गुरु भी कहते हैं, बाल गुरु का भी नाम देते हैं। और 9वें गुरु आप जानते ही हो कि गुरु तेग बहादुर हैं। गुरु तेग बहादुर रहते हैं और ये जो है 75 तक रहते हैं। और इसके बाद जो है लास्ट गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह, यानी गुरु गोविंद सिंह आते हैं। गुरु गोविंद सिंह, अब यहाँ देखो आप सिंह लगा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह आते हैं और ये औरंगजेब के डेथ तक रहते हैं, यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा औरंगजेब 1707 में उसका निधन हो जाता है। तो अब आप देखो कि गुरु नानक से लेकर गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, इनको हमें थोड़ा सा ये याद रखना कि ये कंटेम्प्रेरी किसके। जैसे आप इनको देखोगे तो ये इब्राहिम लोदी से काफ़ी जो है मेल जोल रहता है, इब्राहिम लोदी। और वैसे तो आप देखोगे बाबर भी है और हुमायूं भी हैं। और यहाँ आप देखोगे तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के समकालीन है। शेर शाह, हुमायूं से मुलाकात भी होती है इनकी, 1540 में हुमायूं से इनकी मुलाकात होती है अंगद से। और अमरदास देखोगे आप तो अकबर के समकालीन हैं। रामदास, अमरदास ये लोग अकबर के समकालीन हैं। अर्जुन देव, ये तीनों गुरु अकबर के समकालीन हैं, जिसमें विशेष कृपा रही है रामदास पर।
और अकबर ने जो 500 बीघे का जो जमीन दिया था उसी पर इन्होंने रामदासपुरम नगर बसाया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अर्जुन देव, आप देखो अर्जुन देव जो है सलीम के समय में, जहांगीर के समय में इनको मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसके बाद तो यानी कि ये तीनों गुरु जो हैं अकबर के समकालीन, यानी कि अकबर के समकालीन हैं, अकबर के समकालीन हैं। और सलीम के समय में, जहांगीर के समय में इन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है। और इसके बाद आप देखोगे ये जहांगीर के भी समकालीन हैं और शाहजहां के भी समकालीन, शाहजहां के भी समकालीन हैं। इसके बाद आप देखोगे कि हर्राय जो है, हर्राय खुर्रम यानी कि शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन, औरंगजेब के समकालीन। तो इस तरह से थोड़ा सा अगर दिमाग में आपके रहेगा तो प्रकरण थोड़ा सा आप याद रखोगे कि कैसे कैसे जो है गुरुओं का इतिहास चल रहा है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा इनका अध्ययन करते हैं कि कैसे जो है किस गुरु के बारे में हम लोगों को क्या अध्ययन करना है और कितना इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो डेट हमें नहीं याद करना है, लेकिन थोड़ा सा दौर अगर याद होगा तो उस दौर से आप काफ़ी कुछ गुत्थियाँ सुलझा सकते हो। अब जैसे हम लोग आते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक के बारे में आप जानते हो कि गुरु नानक हैं, इनके बारे में जो सिख धर्म की स्थापना इन्होंने किया और एक संत के रूप में रहे कि ये बजाते थे जब संगीत में, यानी कि जब गाते थे और बजाते थे संगीत में, मर्दाना जो है संगीत बजाता था और ये बड़ा लय से गाते थे और मंत्र मुग्ध हो गए, एक तरह वैराग्य आ गया और इनलाइटनमेंट होता, बहुत कम वर्ष की उम्र में इनको इनलाइटनमेंट होता है। यानी कि ये देश विदेश की यात्रा भी करते हैं। और एक कह लीजिए कि नानक जो है और कबीर के समकालीन हुआ करते थे। चैतन्य महाप्रभु का नाम आप सुने होंगे। तो एक स्पिरिचुअल संत के रूप में मेहता कालू जो थे पटवारी के रूप में, इनका जो है एक तरह से खत्री परिवार में जन्म होता है और तृप्ता इनके माता का नाम रहता है, मेहता कालू। और तलवंडी जो ननकाना साहब है, आज का जो ननकाना साहब है पंजाब में, तलवंडी में इनका जन्म होता है, आधुनिक ननकाना साहब। और आप देखोगे कि बड़ा फेमस रहता है। और लास्ट में आप देखोगे तो जो वहाँ का जो कॉरिडोर है, करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर को डेरा साहब यानी कि डेरा बाबा के नाम से जाना जाता है। और करतारपुर 2019 में मोदी सरकार के द्वारा, यानी कि जो पाकिस्तान की सरकार थी, वो करतारपुर कॉरिडोर को खोल दी थी। यानी करतारपुर कॉरिडोर एक बना है जो कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंतर्गत, यानी कि पीपल टू पीपल कनेक्ट कर रहा। और वो करतारपुर कॉरिडोर जो है एक तरह से कह लीजिए कि वहाँ जो गुरुद्वारा बना है, वहाँ जाने के लिए भारतीयों को किसी चीज़ की यानी कि वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हिस्सा पाकिस्तान में, यानी कि 3-3.5 किलोमीटर जो है पाकिस्तान के अंदर है। तो ये आप देखोगे कि एक विदेश नीति का बड़ा अच्छा पहल हुआ कि इसके लिए जो है इजाज़त मिल गई और 2019 में इसको जो है पीपल टू पीपल कनेक्ट कर दिया गया। तो ये भी दिमाग में रखना है कि कैसे जो है करतारपुर और तलवंडी जो है बड़े हाईलाइट रहे। उसके बाद आप देखोगे कि जपजी के नाम से इनके कुछ उपलब्धियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जपजी के नाम से ये जो है उपदेश दिया करते थे, यानी कि इनके कृतित्व हैं, रचनाएं हैं आध्यात्मिक रचनाएं इन्होंने जपजी के नाम से रचनाएं की थी। यानी कि जपजी के नाम से इन्होंने रचनाएं किया, जपजी के नाम से। और उदासीस के नाम से इनकी यात्राएं हुआ करती थी। पहले आप देखोगे इंटरनल यात्रा किए, फिर ये साउथ इंडिया की यात्रा किए, फिर ये देश विदेश की यात्रा किए, यानी कि श्रीलंका गए, बगदाद गए और उसके बाद अरब कंट्री गए, मक्का गए, मदीना गए। तो इस तरह से आप देखोगे कि ढेर सारी इनकी यात्राएं होती है। उन यात्राओं को उदासीस के नाम से जानते थे। और दूसरी चीज़ की आप देखोगे इनके समय में एक व्यवस्था प्रचलित होती है, संगत पंगत लंगर व्यवस्था प्रचलित होती है। यानी कि लंगर व्यवस्था अगर आप देखोगे, लंगर की परिपाटी बड़ी प्राचीन काल से चली आ रही।
आप कालीबंगा के क्षेत्र में देखोगे राजस्थान में तो लंगर की व्यवस्था बहुत पहले से है। कम्युनिटी ओपन, दुनिया का सबसे प्राचीन अगर देखा जाए सामूहिक भोज की प्रणाली तो कालीबंगा में देखने को मिलती है। यानी कि लंगर व्यवस्था की जो शुरुआत किया इन्होंने, इनके पिताजी जो है इनको जब पैसा दिए, यानी कि इनके पिताजी इनको 20 रुपए दिए और ये ले जाकर उसका जो है सच्चा सौदा कर दिए, यानी कि भोजन खरीद कर उसको डोनेट कर दिए। तो यहीं से लंगर की परंपरा शुरू होती है। फिर लंगर को स्थायी बनाते हैं कौन? गुरु अंगद। और फिर लंगर जो अटेंड नहीं करता उससे मुलाकात नहीं होती, किसकी? गुरु अमरदास की। तो ये तीनों गुरु जो है लंगर वाले गुरु हैं, संगत और पंगत वाले गुरु। यानी कि इन्होंने संगत और पंगत का सिस्टम शुरू किया। संगत का मतलब गुरु के साथ बैठकर चर्चा पर चर्चा करना, और पंगत का मतलब है कि जो है बैठकर लंगर अटेंड करना। यानी कि जाति पाति का भेदभाव खत्म करना, उच्च नीच का भेदभाव खत्म करना। एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरा इन्होंने सिस्टम को बिल्कुल चेंज कर दिया। और एक तरह से इन्होंने जो है सिख धर्म को स्थापना किया, जाति पाति का भेदभाव मिटाने का प्रयास किया। और ये कहते भी थे कि व्यक्ति केवल शक्ल से व्यक्ति लग रहा है और कारनामे से तो कुत्ते से भी बदतर है। तो देश विदेश की यात्रा करके इन्होंने पूरा जो है एक्सपीरियंस, अनुभव और सामाजिक और एक धार्मिक क्षेत्र में, और कहते थे कि कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब समान हैं, कहीं कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। और इस तरह से गुरु हाईलाइट हो गए और जपजी के नाम से कलेक्शन करना शुरू कर दी। इसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने अपने शिष्य लेहना को अपना गुरु बनाया और अंगद के नाम से ये फेमस हुए लेहना गुरु। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया। यानी कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत आ जाए, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि को इन्होंने प्रारंभ किया, जो सिख धर्म की लिपि है, पंजाब की लिपि है। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया इन्होंने, और इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि लंगर बिकेम परमानेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुरु अंगद, अंगद के समय में लंगर व्यवस्था स्थायी हो जाती है, यानी कि इस परमानेंट इसका आयोजन करना ही पड़ेगा। और इसके बाद आप देखोगे कि ये जो है एक तरह से कह लीजिए कि गुरु अंगद जो है लंगर व्यवस्था से जुड़े हैं। और प्लस 1540 ईस्वी में इनकी मुलाकात जब चौसा की लड़ाई, यानी कि कन्नौज की लड़ाई, बिलग्राम की लड़ाई होती है, तो ये मिलने जाता है, हुमायूं अंगद से मिलने जाता है और कुछ राय मशवरा कुछ सीखने जाता है, और बड़ा वहाँ वाद विवाद भी होता है। और एक मुलाकात बड़ी फेमस है, तो ये ध्यान रखना है कि हुमायूं की मुलाकात किस गुरु से हुई? तो दूसरे गुरु से हुई। इसके बाद आप देखो कि इन्होंने अपने शिष्य, यानी कि अभी शिष्य की परंपरा चल रही, इन्होंने अपने शिष्य अमरदास को, जो कि यानी कि 60 वर्ष की अवस्था में सेवा में आए और 73 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गुरु का पद संभाला। यानी कि सबसे वृद्धावस्था में अगर गुरु बनने वाले संत आ जाएं तो अमरदास का नाम लगाना। सबसे एजेड गुरु, यानी कि वैष्णव संत, बेसिकली ये वैष्णव संत हुआ करते थे। और इन्होंने एक तरह से पारिवारिक संत होने का उपदेश दिया कि आप पारिवारिक संत बनो, जो है परिवार में रहते हुए वैराग्य, यानी कि संतोष स्वभाव को दिखाओ। और एक तरह से कहा जाए कि जो बाबा श्री चंद्र थे इनके बेटे जो अंगद के, उनके डर से ये गोविंदवाल चले गए और उदासी संप्रदाय का वो स्थापना किए बाबा श्री चंद्र, जो अंगद के एक तरह से कह लीजिए कि बेटे थे। और वो नाराज होके चले गए और श्री चंद्र के द्वारा उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई। और ये चले गए अमरदास कहाँ? गोविंदवाल चले गए, गोविंदवाल चले गए। और वहाँ जाकर इन्होंने अपने व्यक्तित्व, कृतित्व और उपलब्धियों को देखा। और यहीं पर आप देखो कि इनके द्वारा 22 गद्दियों की स्थापना की गई, 22 गद्दियों की स्थापना की जा रही है। और यहीं पर एक बावली जो है, एक बावड़ी की स्थापना करते हैं, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि एक ऐसा तालाब रहता है जहाँ की आधियों व्याधियों से मुक्ति मिलती है डुबकी लगाने से। तो पारिवारिक संत होने का इन्होंने उपदेश दिया। और अकबर की भी मुलाकात इनसे होती है।
और इनके द्वारा आप देखोगे कि जैसे नशीली दवाओं का विरोध करना, उस पर प्रतिबंध लगाना, सती प्रथा का विरोध करना, और एक वैवाहिक सिस्टम जो लबन के नाम से फेमस, वो इनके द्वारा जो है एक तरह से लबन जो व्यवस्था है वो इनके द्वारा जो है चलाई गई और स्थापित की गई। यानी कि सिख धर्म में जो विवाह की परंपरा थी उसको अलग किया गया। यानी कि लबन प्रणाली के अगर संस्थापक आ जाए तो अमरदास को लगाना, और सबसे जो है आप देखोगे वैष्णव संत के रूप में, और सबसे आयु में वृद्धावस्था में ये संत बनते हैं। फिर इनकी जो पुत्री हैं बीबी भानी, उनका विवाह होता है यानी कि रामदास से, और रामदास से जब विवाह होता तो रामदास इनके दामाद रहते हैं, और रामदास को इन्होंने पद दिया, और रामदास की फिर देखोगे आपकी गुरु परंपरा को, ये गुरु पद को वंशानुगत बना देंगे। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि गुरु पद को वंशानुगत बनाने वाले कौन थे, तो रामदास, यानी कि वंशानुगत बना देंगे गुरु परंपरा को ये। और इनका कहना क्या है, और एक चीज़ और ध्यान रखना आप अमरदास के बारे में, जो तीसरे गुरु हैं, अमरदास कहते हैं कि पहले आप लंगर अटेंड करो तब हमसे मुलाकात होगी। यानी कि लंगर व्यवस्था में एक अद्भुत परिवर्तन की, अगर गुरु से मिलना है तो लंगर अटेंड करना, तो लंगर अटेंड करना तभी गुरु से मुलाकात होगी। और क्वेश्चन बार बार आता है कि किसने गुरु पद को पैतृक बनाया, तब चौथे गुरु रामदास, क्योंकि रामदास ने अपने बेटे अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रामदास को आप देखोगे कि कई बेटे थे, 3 बेटे थे, जिसमें अर्जुन देव यंगेस्ट सन थे, तो इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसके कारण संघर्ष का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि पृथ्वी चंद से संघर्ष हो गया फिर। और आप देखोगे कि जो महादेव हैं वो तो ज़्यादा विरोध नहीं करते हैं, लेकिन पृथ्वी चंद से इनका संघर्ष होता है। तो ये चीज़ आप देखो वंशानुगत कर देते हैं, और ये कहते हैं कि गुरु का पद जो है स्वतः एक गुरु से दूसरे गुरु में चला जाता है। और रामदास, एक चीज़ और आप ध्यान रखना कि जो 500 बीघे अकबर ने जमीन दिया, वहाँ इन्होंने रामदासपुरम की स्थापना की, रामदासपुरम नगर बसाया। और रामदासपुरम नगर यहीं आप देखोगे कि एक अमृतसर रहता है, और बाद में अर्जुन देव के समय में ये अमृतसर सिटी के रूप में बदल जाता है। तो इनके बारे में ध्यान रखना, रामदास के बारे में। इसके बाद अर्जुन देव, अर्जुन देव देखो आप बड़े ही हाईलाइट रहे, और अकबर के समय में, और सलीम लास्ट समय रहता है सलीम का शुरुआती दौर रहता है, और खुसरो के प्रकरण को लेकर, और इस तरह से आप देखोगे कि सलीम से इनका विवाद हो जाता है। और अर्जुन देव के समय में कहा जाता है कि इन्होंने अमृतसर की स्थापना की, अमृतसर सिटी, और संतोष नामक तालाब इन्होंने स्थापित किया। तरन तारन जो शहर है इन्होंने बसाया। तो अमृतसर को ध्यान रखना है, और इन्हीं के द्वारा जो है आदि ग्रंथ की स्थापना की गई, और हरमिंदर साहब की स्थापना की गई। यानी कि स्वर्ण मंदिर, जो रणजीत सिंह के समय में स्वर्ण मंदिर के रूप में बदल जाता है, यानी कि हरमिंदर साहब की स्थापना की गई, और रणजीत सिंह के समय में यही स्वर्ण मंदिर में बदल जाता है। और इस स्वर्ण मंदिर की नींव रखने वाला कौन है, वो मियाँ मीर जो है, जो आप देखोगे कि मियाँ मीर कादरी सिलसिले से रहते हैं। मियाँ मीर के द्वारा इस स्वर्ण मंदिर की नींव डाली जाती है। मियाँ मीर जो नींव डालते हैं स्वर्ण मंदिर की, तो एक आदि ग्रंथ, यानी कि सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, जिसको बाद में गुरु ग्रंथ साहब 10वें पातशाह के ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि खिदराना के युद्ध में ये ग्रंथ जो है गायब हो गया था, जो 1705 में, और जब खिदराना के युद्ध में गायब हो गया था, तो उसे गुरु गोविंद सिंह ने पुनः संकलित कराया 10वें पातशाह के ग्रंथ के रूप में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्वर्ण मंदिर के प्रकरण को लेकर, आदि ग्रंथ के प्रकरण को लेकर, और विभिन्न सिटी जो स्थापना के प्रकरण को लेकर इनको याद रखना। और इन्हीं का थोड़ा सा तालमेल बिगड़ता है जहांगीर के साथ, और जहांगीर जो है चंदू शाह को द्वारा इनको सजा देकर, और एक तरह से कह लीजिए कि मरवा डालता है, और इनकी जो है मृत्युदंड दे दी जाती है जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को।
और इसके बाद अर्जुन देव के बेटे होते हैं हरगोविंद, ये शासन करते हैं। तो अर्जुन देव ने कहा भी था कि शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अर्जुन देव के समय में आप देखोगे कि आध्यात्मिक कर की वसूली करने के लिए मनसद और म्योरा नामक नियुक्ति की गई थी। मनसद और म्योरा, तो मनसद और म्योरा का प्रकरण आए तो आप अर्जुन देव को ही लगाना है। मनसद और म्योरा नियुक्त किए गए। म्योरा जो टैक्स कलेक्शन करते थे, और 1/10 होता था, ये 1/10 लोगों को टैक्स देना पड़ता था, यानी कि टैक्स कलेक्शन के लिए फेमस है मनसद और म्योरा। और इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद आप देखोगे तो हर जो है छठे गुरु आ जाते हैं, और इन्होंने कहा भी था कि शोक करने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो है अस्त्र शस्त्र की तैयारी करो और मुगलों से मुकाबला करो। और यहीं से आप देखो सिख धर्म एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बदल जाता है, एक रिलीजियस जो है ऑर्गेनाइजेशन चेंज इनटू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और ये कमर में तलवार बांधकर और जो है सिंहासन इन्होंने बनाया, 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त की स्थापना किया, यानी कि अकाल तख्त की स्थापना किया गुरु हरगोविंद ने, और 12 फीट अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना किया, तख्त की स्थापना किया। और अमृतसर की इन्होंने किलेबंदी करवा दी, यानी कि दुर्गीकरण कराया अमृतसर का। और एक तरह से कह लीजिए कि इन्होंने अब अस्त्र शस्त्र और घोड़े लेना जो है, जो गुरु के साथ मिलने आते थे वो अस्त्र शस्त्र और घोड़े लेकर आते थे, और लोगों को इन्होंने अलाउ कर दिया कि मांस वगैरह आप खा सकते हो। और इस तरह से एक सैन्य ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बदलता है, और किलेबंदी हो जाती है, और इसके बाद ये मुकाबला शुरू हो जाता है। और कई प्रकरण को लेकर, एक ब्यास नदी के एरिया में था गोविंदपुर नगर को लेकर, और एक आप देखोगे बाज के प्रकरण को लेकर, बाज का प्रकरण को लेकर, खेमे में, गुरु के खेमे में कोई बाज चला गया था शिकार करते समय। एक बीथी चंद्र नामक था डाकू, उसको घोड़े चुरा लाता था घुड़साल से, उसके प्रकरण को लेकर शाहजहां से झड़प होती रही। बाद में आप देखोगे कि उसी के कारण जो है ये कीरतपुर में चले जाते हैं, यानी कि कीरतपुर कश्मीर में है, वहाँ जाकर अपना जो है ठिकाना बनाते हैं, और कीरतपुर में ही इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि हरगोविंद आप देखोगे तो कश्मीर में कीरतपुर में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, और कीरतपुर में ही इनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद आप देखोगे कि हर राय आते हैं, और गुरु हर राय जो आते हैं वो चिंतनशील होते हैं, थोड़ा सा आध्यात्मिक टच टाइप के होते हैं, और दारा सिखों से इनका मिलना जुलना रहता है। और सामूगढ़ के युद्ध में इन्होंने दारा का साथ दिया, इसलिए औरंगजेब ने इनको दरबार में बुलाया और हाजिर करने की बात कहा कि आप दरबार में आ जाओ। लेकिन इन्होंने जो है राम राय को भेजा, और जब राम राय को इन्होंने भेजा तो राम राय वो औरंगजेब के साथ ही मिल गया। अब बाद में आप देखोगे देहरादून में जो राम राय संप्रदाय है, राम राय के द्वारा ही स्थापित है। उसके बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब इन्होंने अपने बेटे जो है दूसरे बेटे यानी कि हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और जब हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाया तो ये बड़े अल्पायु में थे, यानी कि 6 वर्ष की अवस्था में, ये कह लीजिए कि 6 वर्ष की अवस्था में ये गुरु बने। और सबसे कम आयु में अगर गुरु देखा जाए तो आप हरकिशन को लगाओगे, यानी कि 8वें गुरु। और इसके बाद इनको भयंकर चेचक हो जाती है, और 8 वर्ष की अवस्था में ही इनकी डेथ हो जाती है। और फिर आते हैं ऐतिहासिक गुरु, यानी कि तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर आते हैं, और गुरु तेग बहादुर जो है, जब गुरु तेग बहादुर की नियुक्ति होती है तो ये 9वें गुरु रहते हैं। और ये जो है एक तरह से बाकला ते बाबा के नाम से फेमस रहते हैं, और मखोबल में अपना पूरा ये बनाते हैं, अपना ठिकाना बनाते हैं मखोबल में, और मखोबल के गुरु के नाम से प्रसिद्ध रहते हैं। और बाकला ते बाबा यानी कि बहुत बड़ा इन्होंने एक सेना का निर्माण कराया, और औरंगजेब की धार्मिक जो मतांध धार्मिक नीतियाँ उसका पुरजोर ये विरोध करते थे, और जिसके कारण कह लीजिए कि औरंगजेब से एक दुश्मनी हो जाती है, और औरंगजेब इनको बुलाता है और
और इस्लाम धर्म कबूल करने की बात करता है और एक तरह से कह लीजिए 5 दिनों तक यातना देकर, और शीशगंज का गुरुद्वारा बना है दिल्ली में चांदनी चौक के पास में, यानी कि चांदनी चौक में इनको जो है 5 दिन की यातना देकर और मार डाला जाता है, समाप्त हो जाते हैं ये गुरु, यानी कि टॉर्चर करके मारा जाता है 9वें गुरु को। फिर इन्हीं के इकलौते बेटे हैं गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह आप देखोगे सुंदरी और जीतू नामक पत्नियां उनकी रहती हैं, जिससे 4 बेटे होते हैं, यानी कि जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, अजीत सिंह, उनके 4 बेटे होते हैं और चारों बेटों को सैन्य प्रतिभा से युक्त कराते हैं और मुगलों के विरुद्ध पूरा संघर्ष छेड़ देते हैं। और आप देखोगे तो गुरु गोविंद सिंह के समय में ही ये जो है पूरा खालसा पंथ की स्थापना होती है। और गुरु गोविंद सिंह के समय में आप देखोगे कई लड़ाइयाँ होती हैं, यानी कि जो 10वें गुरु हैं इनके समय में आप देखोगे मुगलों से बहुत ढेर सारी लड़ाइयाँ होती हैं। कुछ तो पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि मखोबल जो है और जो है वहाँ पर आप फिरोजपुर नगर ये इन्होंने बसाया, उधर कश्मीर के तरफ मखोबल और फिरोजपुर। तो फिरोजपुर और करतार कीरतपुर, फिरोजपुर और कीरतपुर के बीच में इन्होंने 4 किले की स्थापना करवाया। ये केसगढ़ का किला है, फतेहगढ़ का किला, लोहगढ़ का किला है। तो आप देखो कि 4 किले इन्होंने उस क्षेत्र में बनवाया और 4 किले बनवाया और केसगढ़ में ही सभी लोगों को एकत्र करवाया इन्होंने, और केसगढ़ में सभी लोगों को एकत्र करके और इन्होंने कहा कि सभी लोगों को जो है एक तरह से जो बहुत ट्रायल, वहाँ हार्ड ट्रायल इन्होंने किया और बैसाखी के दिनों में खालसा पंथ की स्थापना कर दिया। यानी कि आप देखोगे कि 1699 में बैसाखी के दिनों में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया और 5 प्यारों को बुलाया केसगढ़ के किले में, और वहीं पर इन्होंने कहा कि आप अब सिंह टाइटल धारण करोगे, पुरुष जो है सिंह टाइटल धारण करेंगे और जो महिलाएं हैं वो कौर का टाइटल धारण करेंगे, कौर। तो आप देखते हो महिलाएं धारण करती हैं अमृत कौर और इस तरह से राज कौर, सदा कौर। तो इस तरह से कौर जो टाइटल होता है महिलाओं के लिए होता है। और यही ये पंच ककार का कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी कि पंच ककार के रूप में केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, और एक तरह से कह लीजिए कि ये जो है पंच ककार का नाम लेते हैं कि पंच ककार को हमारा स्वरूप धर्म है। इसीलिए आप देखोगे आर्टिकल 25 में ये बताया गया है कि इनका ये कृपाण धारण करना ये इनके धार्मिक पक्ष में है, यानी कि धार्मिक स्वरूप है, इनको इनसे मना नहीं कर किया जा सकता है। तो इस तरह से केस है, कड़ा है, कच्छा है, कृपाण है, ये इनके स्वरूप लक्षण है, इनसे इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद आप देखोगे ढेर सारी लड़ाइयाँ होती हैं, और आप देखोगे कि जैसे एक लड़ाई होती है आनंदपुर का, लड़ाइयाँ तो ढेर सारी होती हैं लेकिन आप कुछ लड़ाइयों को ध्यान रखो। आनंदपुर का जो है प्रथम युद्ध होता है और ये 1701 में होता है, और फिर आनंदपुर का द्वितीय युद्ध होता है और ये 1704 में होता है, और इसमें वजीर खां आ जाता है। और फिर इसके बाद चमकौर की लड़ाई होती है, चमकौर का युद्ध होता है, और ये चमकौर का युद्ध जो है 1705 में होता है। और फिर खिदराना की लड़ाई होती है, खिदराना का युद्ध होता है, और इन लड़ाइयों को आपको ध्यान रखना है। और ये लड़ाइयाँ यानी कि लगातार जो है खालसा सेना की विजय होती है। लेकिन आप देखो कि इन लड़ाइयों में जैसे ये आनंदपुर का दूसरा युद्ध होता है, यहाँ वजीर खां के नेतृत्व में सेना रहती है, और वजीर खां के ही जो है आदेश का अमल लाने के कारण जो है जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाता है। यानी कि वजीर खां उस आदेश पर अमल करता है, और आनंदपुर के दूसरे युद्ध के दौरान इनकी माता और इन दोनों लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाता है, और मना करने पर जिंदा दीवार में रखकर और चिनवा दिया जाता है। और इसके बाद चमकौर की लड़ाई होती है, और चमकौर की लड़ाई में जो है एक तरह से कह लीजिए कि जोरावर सिंह, जो जुझार सिंह है और अजीत सिंह है,
उनकी हत्या कर दी जाती, उनका जो है वो समाप्त हो जाते हैं। और इसके बाद खिदराना का युद्ध आता, और यही खिदराना के युद्ध के दौरान आदि ग्रंथ जो है लड़ाई के समय में लुप्त हो जाता है और गायब हो जाता है। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 10वें पातशाह के रूप में उसका पुनर्संकलन कराया जाता है। और बहुत से ढेर सारे आप देखोगे 1600 गुरुओं की बाणियाँ हैं उसमें, 1600 अन्य जो है एक तरह से महात्माओं के उसमें बाणियों को भी संकलन किया गया है, और उसी को जो है एक तरह से कह लीजिए रखा जाता है, और वहीं उसका पाठ होता है अमृतसर एक तरह से गुरुद्वारा। और गुरुद्वारा यानी कि गुरु का जो द्वार है वो 4 द्वार बताया गया, शांति का द्वार है, और 4 द्वार बताया गया जिसमें गुरु का द्वार सर्वश्रेष्ठ द्वार बताया गया। तो उसमें आपको ध्यान रखना कि ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, और बैसाखी के दिनों में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया और पाहुल परंपरा को शुरू किया। पाहुल का मतलब हार्ड ट्रायल, पानी में चलवाना और अग्नि का परीक्षण करना और इस तरह से। और इन्होंने सेना का निर्माण किया, खालसा पंथ एकदम बिल्कुल बैसाखी के दिनों में, और उसको एकदम सेना बहुत ज़बरदस्त बनाया। और उसी खालसा सेना आप देखोगे रणजीत सिंह के समय में बहुत बड़ी सेना का एक तरह से निर्माण होता है, जिसके कारण जो है वो उस समय की आप देखोगे सबसे बड़ी आर्मी रहती है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि जो इनका जो रिलीजियस हिस्ट्री है ये धीरे धीरे चेंज हो जाता है, और ये जो धार्मिक इतिहास है ये बदल जाता है। और इसके बाद आते हैं बंदा बहादुर, क्योंकि लड़ाइयों से जब बिल्कुल आप देखो ऊब चुके थे ये, और कहा जाता है कि विचित्र चित्र एक तरह से नाटक, विचित्र चित्र नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, और ये बड़े प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। और जफरनामा के नाम से इन्होंने एक शिकायती पत्र भी औरंगजेब को लिखा था। और इसके बाद बंदा बहादुर का इतिहास आता है, और बंदा बहादुर वो लक्ष्मण देव रहते हैं माधव दास, और कश्मीर में आप देखोगे राजौरी सेक्टर में ये रहते हैं। लेकिन एक हिरणी का शिकार करने के कारण जो है, अब उसमें हिरणी आपस में आलिंगन कर रहे थे, और उसी में इनके तीर से हिरणी की डेथ हो जाती है, और वहीं से इनके जीवन में वैराग्य आ जाता है। और जब वैराग्य आ जाता है, बार बार वो स्टोरी इनको याद आती है, और जब वो स्टोरी उनको याद आती है तो वो घर बार वहाँ से छोड़ देते हैं। यानी कि सबको घर बार वहाँ से ले जाते हैं सबको, और सबको शिफ्ट कर देते हैं कहाँ, आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी के तट पर। और वहाँ नांदेड़ आश्रम में ये वैराग्य जीवन जी रहे थे। और जब यहाँ गुरु गोविंद सिंह जाते हैं, वहाँ नांदेड़ में मुलाकात होती है, तो गुरु गोविंद सिंह उनको टाइटल देते हैं बंदा बहादुर का, और कहते हैं कि भाई वज़ीर खां से आपको मुकाबला करना है, और उसको जो है उसका बदला आपको चुकाना है, और एक तरह से लोहगढ़ को केंद्र बना के अपना जो है। तो ये फिर वहाँ से निकल गए, बंदा बहादुर जो है वहाँ से निकल जाते हैं गुरु का आशीर्वाद लेकर, और यहाँ से पॉलिटिकल गुरु शुरू हो जाते हैं, राजनीतिक गुरु का पद शुरू हो जाता है। और बाद में आप देखोगे कि 1708 में जमशीद खाना नामक पठान रहता है, जो एक तरह से घायल कर देता है, और वहीं गुरु जी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है और हत्या कर देता है। और इसके बाद बंदई सिख का इतिहास शुरू होता है। एक तो खालसा सिख हैं, और एक बंदा बहादुर वाले बंदई सिख के नाम से जाने जाते हैं। और 1708 से लेकर, और ये अब 1708 में आप देखोगे फिर बहादुर शाह फर्स्ट यानी कि मुअज्जम का शासनकाल शुरू हो जाता है। तो मुअज्जम के शासनकाल में आप देखोगे पहले तो थोड़ा सा मेल मिलाप रहता है, लेकिन बाद में संघर्ष हो जाता है इनसे, और उसी के दौरान आप देखोगे मुअज्जम मारा भी जाता है। फिर जहांदार शाह आता है, फिर फर्रुख सियर आता है, और फर्रुख सियर के समय में ही जो आर्मी थी सैयद ब्रदर्स यानी कि हुसैन अली के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने गुरदासपुर नांगल का युद्ध होता है, और 1716 ईस्वी में गुरदासपुर नांगल में इनको घेर लिया जाता है, और बाद में आप देखोगे ले जाकर दिल्ली में और इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इनका पॉलिटिकल असैसिनेशन हो जाता है बंदा बहादुर का, और बंदा बहादुर यानी कि बहुत बहादुरी किया, और वज़ीर खां को इन्होंने मार डाला, और पहले गुरु और लास्ट गुरु के नाम से इन्होंने सिक्का चलाया, और लोहगढ़ को अपना पूरा देख रेख किया, और 24 परगनों पर अधिकार कर लिया, और काफ़ी दिनों तक इन्होंने
एक तरह से मुग़ल सत्ता को वहाँ अलग रखा। और इसके बाद आप देखोगे फिर ये बिखर जाते हैं सिख, और फिर जत्थों में बट जाते हैं। और वही इतिहास हमने कहा था कि मिसलों के इतिहास के रूप में शुरू होगा। और मिसलों के इतिहास के रूप में आप देखोगे जत्था इनका है। मिसलों का इतिहास शुरू होगा जिसमें मिसलें 12 हैं। और मिसलों का मतलब क्या होता है? समानता। लेकिन आप देखो कि मिसलों के कारण ही इनमें विघटन शुरू हो जाता है और जत्थों के रूप में है, ये जत्थों के रूप में है। और इसी में आप देखोगे सबसे शक्तिशाली मिसल रहती है भंगी मिसल। और इसके बाद आप देखोगे फैजलपुरिया मिसल है, फैजलपुरिया मिसल है, और अहलुवालिया मिसल है, अहलुवालिया मिसल है। और भंगी मिसल सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहती है, शक्तिशाली। और ये आप सोचो कि जो अमृतसर के आसपास का इलाका है वो इसी के कब्जे में, भंगी मिसल। और इसमें एक रहते हैं फैजलपुरिया में, आप देखोगे कि एक जो है जस्सा सिंह अहलुवालिया रहते हैं सुल्तान कौल के नाम से, और एक जो है कपूर सिंह फैजलपुरिया, कपूर सिंह फैजलपुरिया रहते हैं। कपूर सिंह के द्वारा आप देखोगे कि जो 1726 ईस्वी में एक जकारिया खां रहता, मुग़ल सूबेदार रहता है, जो इनको मान्यता दे देता है, इनको नवाब और उसकी मान्यता दे देता और इनके पद को एक तरह से रिकॉग्नाइज कर देता 1726 ईस्वी में। और ज़मींदार की इनको जो है एक तरह से पदवी दे देता है और नवाब के रूप में। तो कपूर सिंह फैजलपुरिया के द्वारा 1748 ईस्वी में दल खालसा की स्थापना की जाती है, दल खालसा की स्थापना की जाती है। बार बार क्वेश्चन आता है। और इन्हीं के द्वारा आप देखोगे बाद में जो है शरबत खालसा, राखी प्रथा, राखी प्रथा, जैसे मराठों में चौथ है तो यहाँ राखी प्रथा है। राखी प्रथा का मतलब वर्ष में 2 बार आपको उपज का 1/5 देना पड़ेगा, उपज का 1/5 यानी कि इनको देना पड़ेगा, तब ये आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ये राखी प्रथा शुरू हो जाती है 1753 में। और इसके बाद आप देखोगे शरबत खालसा, शरबत खालसा, शरबत खालसा का मतलब क्या है कि जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर मीटिंग आयोजित होती थी, तो जो मीटिंग होती थी, बैठकें, जो सिटिंग मीटिंग होती थी, उसी को शरबत खालसा कहा जाता था। और इस बैठकों में निर्णय जो है लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता था, जिसको गुरुमत्ता के नाम से जानते थे, गुरुमत्ता के नाम से इसको जाना जाता था, जो लोकतांत्रिक निर्णय होता था। और इसके बाद इसी वर्ष आप देखोगे कपूर सिंह की डेथ हो जाती है। और फिर जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में, जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में, जिनको सुल्तान कौम कहा जाता था, सुल्तान ए कौम, इनके नेतृत्व में दल खालसा की वृद्धि होती है। और इसी में आप देखोगे एक मिसल आएगी, सुकर चकिया मिसल। और उसी सुकर चकिया मिसल में महासिंह के घर रणजीत सिंह का जन्म होगा। और यहीं से पंजाब की एक तरह से कह लीजिए कि रियल पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। यानी कि इन्हीं मिसलों में आप देखोगे एक मिसल होती है जो धीरे धीरे सब पर भारी पड़ती है। और इन्हीं मिसलों में आप देखोगे एक मिसल है जिसको हम लोग सुकर चकिया मिसल कहते हैं। फिर लाइट चली गई, लेकिन गौर से आप सुनना, बहुत मेहनत के साथ आप सुनना, आवाज़ हमारी सुनाई देगी, बोर्ड थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा ज़्यादा। तो ये ध्यान रखना है कि सुकर चकिया मिसल, एक मिसल जो है सुकर चकिया मिसल है। और इसी सुकर चकिया मिसल में आप देखोगे कि चढ़त सिंह रहते हैं, इनके दादा चढ़त सिंह के घर जो है, चढ़त सिंह के घर जो है महासिंह का जन्म होता है। और महासिंह के घर ही जो है रणजीत सिंह का जन्म होता है, रणजीत सिंह का जन्म होता है। और रणजीत सिंह का जन्म जो है एक तरह से कह लो आपकी 1780 में होता है, गुंजरावाला में, गुंजरावाला में इनका जन्म होता है 1780 में। और इसके बाद आप देखो कि 12 वर्ष की अवस्था में 1792 ईस्वी में इनको जो है
पिताजी के निधन के बाद इनको पद मिल जाता है, लेकिन ये जो है काउंसिल ऑफ रेजेंसी में रहते हैं और राज्य परिषद इनकी देखरेख करती है। और इस राज्य परिषद में आप देखोगे तो इनकी माँ जो है एक तरह से राजकौर रहती हैं, राजकौर राजमाता, और इनकी सास जो है सदा कौर रहती हैं जो इनकी देखरेख करती हैं। और एक दीवान है लखपत राय, दीवान लखपत राय हैं, और इसको कहते हैं कि काउंसिल ऑफ रेजेंसी। तो 5 वर्षों तक ये काउंसिल ऑफ रेजेंसी में रहे। इसके बाद इनको हाथ में पूरी तरह सत्ता आ जाती है 97। अब आप थोड़ा सा उधर भी ध्यान रखना कि इसी समय आप देखो आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा, इसी समय आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हो गया था और 20 वर्षों के समय संधि स्थापित हो गई थी, शांति स्थापित हो गई सालबाई के संधि से। और इसी समय आप देखो कि लड़ाई चल रही है और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होने वाला और लॉर्ड वेलेज़ली आ गया। यानी कि लॉर्ड वेलेज़ली के समय में सहायक संधियों का जो है दौर शुरू होने वाला, 98 में लॉर्ड वेलेज़ली आ जाएगा। अब आप देखो कि इनकी पोजीशन क्या है कि रणजीत सिंह को किससे मुकाबला करना है। उधर आप देखोगे तो एक तरह से जो है अहमद शाह अब्दाली के ढेर सारे आक्रमण हुए थे अफगानिस्तान की तरफ से, लेकिन 1773 में अब्दाली की डेथ हो चुकी है और उसके बाद उसका बेटा तैमूर शाह है, फिर जमान शाह है, फिर शाह सूजा है। यानी कि 1773 में अहमद शाह अब्दाली की डेथ हो गई। उसके बाद रणजीत सिंह का धीरे धीरे आप देखो कि जन्म हो रहा और विकास हो रहा, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का बड़ा प्रेशर था उधर से। यानी कि इनको दो तरफा आक्रमण का सामना करना पड़ता। ऐसे मुगलों से करना है, यानी कि मुगल तो पतन की स्थिति में है और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे हैं, तो जब सत्ता का विस्तार इधर की तरफ करेंगे तो लड़ाई होना ही होना, क्योंकि अब अंग्रेज देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब उनका जो है फतेह यानी कि साम्राज्य बढ़ रहा है, और साम्राज्य बढ़ रहा है तो ये पंजाब की तरफ भी आएंगे, सिंध की तरफ भी आएंगे, क्योंकि इनको तो एक इंटीग्रेटेड मार्केट बनाना है और उसके लिए बेहतर उपभोक्ता तैयार करना है और कच्चा माल ले जाना है, बना बनाया माल ले आकर खपत करना है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी है लंदन में। प्लासी और बक्सर के समय में आप देखोगे तो लंदन में औद्योगिक क्रांति हो रही, इसलिए जहाँ जहाँ इनको विश्व में कच्चा माल मिल रहा, अमेरिका मिल रहा है कच्चा माल तो वहाँ से ले आएंगे, कपास वहाँ से ले जाते थे, बना बनाया माल ले जाके खपत करते थे दक्षिण अफ्रीका में। तो इस तरह से ये हमेशा दिमाग में इनके एक तरह से औपनिवेशिक सत्ता हमेशा रहती थी, आर्थिक योजनाएं। इसके बाद आप देखोगे तो 1799 में ये पूरी तरह एक तरह से कह लीजिए सर्वे सर्वा के रूप में अपना शासन शुरू कर देते हैं और 40 वर्षों तक ये शासक रहते हैं। और इसी दौरान आप देखोगे कि 97-98 के आसपास जमान शाह का आक्रमण होता है। कई बार जमान शाह जो आता है और बार बार आक्रमण करता है लाहौर के क्षेत्र में, और एक बार जमान शाह 98 में आया, घरेलू समस्याओं के कारण वो वापस चला जाता था और चेनाब नदी में उसकी कुछ तोपें गिर जाती हैं और वो तोपें निकलवा कर लगभग 10-12 तोपें ये भिजवा देते हैं, जिसके कारण वो प्रसन्न हो जाता है और रणजीत सिंह को जो है लाहौर का यानी कि जिम्मेदारी दे देता है। तब उसी समय आप देखो कि 1799 में ये लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं और 1799 में लाहौर पर कब्जा करके और इसको आगे चलकर अपना एक सूबा भी बनाएंगे और इसको इन्होंने राजनीतिक राजधानी बना दिया, राजनीतिक राजधानी घोषित कर दिया लाहौर को। और आगे चलकर आप देखोगे तो 1805 में भंगी मिस्र से इन्होंने अमृतसर को छीन लिया और जब भंगी मिस्र से इन्होंने अमृतसर को छीन लिया तो इसे इन्होंने अपनी धार्मिक राजधानी बनाया, धार्मिक राजधानी घोषित कर दिया। इसके बाद आप देखोगे रणजीत सिंह इसको धार्मिक राजधानी घोषित कर देते हैं अमृतसर को। और इसके बाद रणजीत सिंह के महत्वाकांक्षा पर, क्योंकि अब रणजीत सिंह आगे की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए इनके महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाना ही लगाना था अंग्रेजों के लिए। और इसी के बाद आप देखोगे कि इस समय जो है आएगा लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आएगा, क्योंकि वेलेज़ली जाएगा और वेलेज़ली के बाद आप देखोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा। कॉर्नवालिस की गाजीपुर में डेथ हो जाती है
और यहीं पर उसका डेथ हो जाता है। और कॉर्नवालिस के बाद आएगा लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में आर्टर लोनी के नेतृत्व में अटैक होता है। और आर्टर लोनी के नेतृत्व में जब अटैक होता है तो इतना ज़बरदस्त अटैक होता है कि भय खाकर रणजीत सिंह अंग्रेज़ों से समझौता कर लेते हैं। और चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर का समझौता हो जाता है 1809 में। और इसे आपको याद रखना है, यानी कि अमृतसर की जो संधि हो जाती है, इससे दोनों के मध्य जो है शाश्वत मित्रता स्थापित हो जाती है और सतलज नदी दोनों के मध्य सीमा रेखा बन जाती है। यानी कि सतलज नदी दोनों के मध्य सीमा रेखा बन जाती है और सतलज से इधर का साम्राज्य रहता है अंग्रेजों का और सतलज से इधर का साम्राज्य रहता है रणजीत सिंह का। यानी कि झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज के ऊपर विस्तार करेंगे पंजाब में रणजीत सिंह और सतलज से इधर रणजीत सिंह नहीं आएंगे और सारी महत्वाकांक्षाओं पर तुषारापात हो जाता है और यहाँ अंग्रेज रोक लगा देते हैं। और यहाँ से आप देखो कि जब अंग्रेज रोक लगा देते हैं तो रणजीत सिंह आजीवन इस संधि का एक तरह से सम्मान करते हैं, लेकिन अंग्रेज जो है बार बार इस संधि का उल्लंघन भी करते रहते हैं, क्योंकि वो तो पोजीशन देखते हैं। जब उनकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी तो रणजीत सिंह का तो बिल्कुल विघटन करना ही करना और पंजाब को भी साम्राज्य का अंग बनाना ही बनाना। तो अब आप देखो कि अमृतसर की संधि का हम सम्मान करते हैं। इसके बाद देखोगे आपकी रणजीत सिंह कांगड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। 1809 में ही कांगड़ा की विजय इनकी हो जाती है हिमाचल के तरफ। और इसके बाद 1813 के आसपास ये जो है शाह सूजा से आप देखोगे कि जो जमान शाह का उत्तराधिकारी रहता है, शाह सूजा अफगान का अमीर रहता है और शाह सूजा से इन्होंने कश्मीर को अपने संरक्षण में ले लिया। और इसी समय शाह सूजा से इन्हें कोहिनूर हीरा मिला। और कोहिनूर हीरे की कहानी आप जानते हो, कैसे कैसे वारंगल से निकला और अलाउद्दीन खिलजी के समय में फिर हुमायूं के तरफ आया, विक्रमाजीत से हुमायूं को मिला और फिर मुगलों में घूमता घूमता फिर वो कोहिनूर हीरा धीरे धीरे आप देखोगे कि एक तरह से आप देखो कि लास्ट में जो है और फिर अहमद शाह अब्दाली आया, नादिर शाह आया और नादिर शाह अपने यहाँ ले गया और फिर शाह सूजा के द्वारा वो कोहिनूर हीरा किसको मिलता है, शाह सूजा के द्वारा वो कोहिनूर हीरा। और ये क्वेश्चन बार बार आया है कि कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे मिलता है, तो शाह सूजा से मिलता है। इसके बाद आप देखोगे कि 1819 में इन्होंने कश्मीर पर अधिकार कर लिया और कश्मीर पर अधिकार कर लिया तो इसको भी अपना सूबा बना दिया। यानी कि एक सूबा लाहौर, एक सूबा कश्मीर और एक सूबा आपका देखोगे मुल्तान पर इसके बाद आप देखो अटैक हो जाता है और लंबी लड़ाई चलती है और लगभग आप देखोगे 33 में जाकर मुल्तान पर पूरा अधिकार हो जाता है। सॉरी, मुल्तान जो है 1818 में है और ये पेशावर है। पेशावर पर अधिकार हो जाता है, काफ़ी लंबी लड़ाई। और पेशावर जो है, पेशावर को भी इन्होंने अपना एक जो है सूबा बनाया। और इसके बाद 1818 में इन्होंने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और मुल्तान को भी अपना एक सूबा बना लिया। इसलिए रणजीत सिंह के समय में आप देखोगे 4 सूबे थे और सूबे टूटेंगे तो जिला बनेगा, जिला टूटेंगे तो परगना बनेगा, परगना टूटेंगे तो तालुका बनेगा और तालुका टूटेंगे तो मौजा बनेगा या महाल बनेगा। जैसे महालवाड़ी सिस्टम, यानी कि 2 से अधिक गांव है तो उसको महाल कहा जाता था। अब आप देखो कि यहाँ जो है 4 सूबे हैं रणजीत सिंह के, यानी कि लाहौर सूबा, दूसरा जो है मुल्तान सूबा, तीसरा कश्मीर सूबा और चौथा पेशावर सूबा। यही आप देख लो कि दूसरा मुल्तान, तीसरा कश्मीर और चौथा पेशावर। इस तरह से 4 सूबे बनेंगे, यानी कि 4 सूबे पूरे रणजीत सिंह के साम्राज्य में 4 सूबे आ जाएंगे। आ रहा है ना। और इसके बाद आप देखोगे कि धीरे धीरे रणजीत सिंह का विस्तार होना शुरू हो जाता है। लेकिन रणजीत सिंह विस्तार कहाँ करते हैं, सतलज के उस तरफ करते हैं। यानी कि अंग्रेजों का इस संधि का हमेशा सम्मान इन्होंने किया। और इसके बाद आप देखो कि रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि रणजीत सिंह जो है इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी।
और रणजीत सिंह ने शासन प्रशासन को बहुत सुदृढ़ रूप से बहुत विकास किया था, क्योंकि 1800 से पहले आप देखोगे तो घुड़सवार सेना पर ज़्यादा बल दिया गया, लेकिन रणजीत सिंह के समय में पैदल सेना और तोपखाने पर खूब बल दिया गया। और जब सर्वेक्षण हुआ तो 1838 में इनकी सेना जो है विश्व की, एशिया की सबसे दूसरी सेकंड लार्जेस्ट और महत्वपूर्ण आर्मी मानी जाती है। यानी कि अंग्रेजों की सेना के बाद सबसे शक्तिशाली सेना रणजीत सिंह की मानी जाती थी। अब उसमें आप देखोगे कि कई जो है, जैसे आप देखोगे 3 प्रकार की सेना थी। एक तो इनकी नियमित सेना थी, रेगुलर आर्मी थी, नियमित सेना थी, जिसको हम लोग कह सकते हैं फौज ए आम, जिसमें आप देखोगे कि पदाती होते थे, पैदल होते थे, घुड़सवार होते थे और तोपखाना होता था। लेकिन ये यूरोपीय ढंग से भी अपने सेना का निर्माण करना चाहते थे, तो इनके पास एक जो है फ्रेंच आर्मी थी। फ्रेंच आर्मी, फ्रांसीसियों से ज़्यादा इन्होंने सहयोग लिया और इसको कहते थे कि जो है फौज ए खास। और फौज ए खास में आप देखोगे कि एलार्ड और वेंचुरा के नेतृत्व में आर्मी होती थी। एलार्ड और वेंचुरा के नेतृत्व में इनकी आर्मी होती थी। एलार्ड को आप देखोगे तो ये जो है फ्रेंच कमांडर इन चीफ था और ये घुड़सवार सेना का प्रमुख था। घुड़सवार सेना को आधुनिकीकरण कराने का श्रेय एलार्ड को दिया जाता। और एक इटालियन था, इटली का था वेंचुरा, जिसके नेतृत्व में पैदल सेना का प्रशिक्षण होता था। यानी कि एक तरह से कहा जाता है कि रणजीत सिंह के समय में 39 सैन्य पदाधिकारी, 39 ऐसे थे, यानी कि एक तरह से अधिकारी जो विदेशों से लिए गए थे। यानी कि बहुत बड़े इन्होंने एक विजन के साथ यूरोपीय ढंग पर सेना का निर्माण किया, पश्चिमी तर्ज पर सेना का निर्माण किया, क्योंकि मुकाबला इन्हीं से था। इसलिए आप देखोगे कि सेना का निर्माण तो इन्होंने कर लिया, तोपखाने का भी निर्माण इन्होंने कर लिया। दरोगाए तोपखाना बना लिया, जिसमें मियाँ गौस खां, इलाही बख्श, लहना, कोर्ट, गार्डिनर, ढेर सारे पदाधिकारी होते थे, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। दिमाग से बहुत तेज थे। और आप देखोगे कि इनके विदेश मंत्री दीवान दीनानाथ, जो दीवान फ़कीर अजीजुद्दीन करके थे इनके विदेश मंत्री, और दीवान दीनानाथ थे इनके वित्त मंत्री, और ध्यान सिंह थे इनके मुख्यमंत्री, और हरि सिंह नलवा थे इनके सेनापति। और एक तरह से देखोगे कि आप जो महत्वपूर्ण पद होते थे इनके, वैसे तो आप देखोगे 12 विभागों की स्थापना इन्होंने किया। लेकिन जो होता राजस्व विभाग था महत्वपूर्ण, जो राज परिवार का राजस्व विभाग था, जो सैन्य असैन्य क्षेत्र में वेतन का लेखा जोखा करता था, और जो रोज नामचा टाइप का था, जो डेली का जो हिसाब किताब रखता था विभाग, तो शासन प्रशासन के क्षेत्र में बहुत फोकस करते थे। और इस तरह से आप देखो कि एलार्ड और वेंचुरा के नेतृत्व में इन्होंने एक स्पेशल आर्मी बनाया था, जिसे फौजे खास के नाम से जानते थे। और एक अनियमित सेना थी, और अनियमित सेना यानी कि इर्रेगुलर आर्मी थी, और अनियमित सेना को इर्रेगुलर आर्मी कहते थे। और इसमें आप देखोगे तो एक होता था स्पेशल टाइप का घुड़चढ़ा खास होता था, और एक होता था मिसलदार। यानी कि जो घुड़चढ़ा खास होता था वो स्वयं अपने घोड़े का प्रबंधन करता था, स्वयं अपना घोड़ा लेके आता था और राज्य से वेतन पाता था। ये स्वयं अपना घोड़ा लेके आते थे, सजी सवरी इनकी आर्मी रहती थी। और ये मिसलदार जो होते थे, जो इनके विजित क्षेत्र हैं, जो इनके जीते गए क्षेत्र हैं, वहाँ से जो आर्मी बनती थी, इनको भी एक तरह से कह लीजिए नगद वेतन दिया जाता था। मिसलदार ये भी एक तरह से आर्मी के हिस्से थे, लेकिन ये जो है एक तरह से जो विजित क्षेत्र थे, वहाँ से जो आर्मी वो बनाते थे, उसके ये अंश थे। तो घुड़चढ़ा खास और मिसलदार भी थे। और इसके बाद आप देखोगे कि जो तोप खाना था, तोप खाना में इन्होंने कोर्ट और गार्डनर का सहयोग लिया था। कोर्ट और गार्डनर, ये गार्डनर अमेरिकन था और ये फ्रेंच था। कोर्ट का सहयोग इन्होंने लिया था और गार्डनर का सहयोग लिया था। यानी कि 1827 में कोर्ट के देखरेख में और 1832 में गार्डनर के देखरेख में
तोपखाने का निर्माण किया गया जो फॉरेन एक्सपीरियंस था। और वैसे तो आप देखोगे 1810 में दरोगाए तोपखाना का निर्माण हो जाता है, दरोगाए तोपखाना, और इसमें मियाँ गौस खां की नियुक्ति हो जाती है 1812 में। यानी कि मियाँ गौस खां रहते हैं, मियाँ गौस खां, और इलाही बख्श रहते हैं, इलाही बख्श, और एक तरह से कह लीजिए लहना सिंह रहते हैं, लहना सिंह। यानी कि ढेर सारा जो है आप देखोगे कि पूरी सैन्य इनकी आर्मी बहुत ज़बरदस्त थी। यानी कि इतने लोगों का एक्सपीरियंस इन्हें मिला हुआ था। और छोटी तोपें, मध्यम क्रम की तोपें, बड़ी तोपें, यानी कि नर नाल, गज नाल, सुतुर नाल, यानी कि एक तरह से घोड़े से तोप धोया जाता था, ऊंट धोते थे और हाथी धोते थे तोप, यानी कि कई तरह से, और मानव भी लेके चलते थे, व्यक्ति भी लेके चलता था तोप। तो यानी कि भारी तोपें भी थी, मध्यम क्रम की भी तोपें थी। यानी कि इतना गोला बारूद और तोप रहते हुए भी इन्होंने कभी अमृतसर की संधि के बाद प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों से कभी मुकाबला ही नहीं किया, जबकि इन्हीं के क्षेत्र में अंग्रेज इनसे मिलते थे और इनके विरुद्ध षड्यंत्र करते थे। ये बहुत बड़ा एक राज की बात है कि 40 वर्षों तक रह गए और बड़ा कोई एक बहुत बड़ा संघर्ष नहीं हुआ। आप लॉर्ड विलियम बेंटिंग को देखो, रोपण में 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की मुलाकात होती है और वहाँ वो संधि यानी समझौता करता है कि सिंध पर कब्जा कर लें और सिंध को आपस में बांट लें। यानी कि आप देखो कहीं कोई यानी कि शांति बनी रहती है। और आप देखो कि बार बार आप देखोगे कि एएस यानी कि WF ऑसबॉर्न लिखते हैं कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद हमें पंजाब पर अधिकार कर लेना चाहिए तुरंत, और सिंध को अपना अंग बना लेना चाहिए। कंपनी तो बड़े बड़े ऊँटों को खा गई है, इस मच्छर की क्या बिजात। यानी कि WF ऑसबॉर्न लिखता है और 38 में लिखता है और 39 में इनकी डेथ हो जाती है कि जैसे ही रणजीत सिंह की डेथ हो, हमें जो है पंजाब को अपना अंग बना लेना चाहिए और सिंध पर अधिकार कर लेना चाहिए। कंपनी तो बड़े बड़े ऊँटों को खा गई है, इस मच्छर की क्या औकात। तो यानी कि मच्छर के रूप में अंग्रेज समझते थे इनको। यानी कि अब आप देखो कि इतना बड़ा साम्राज्य जो है और कैसे कोलैप्स हो जाता है। और इनके जो वित्त मंत्री हुआ करते थे वो ध्यान सिंह थे, ध्यान सिंह डोंगरा, ध्यान सिंह डोंगरा इनके वित्त मंत्री जो है इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और एक फ़कीर अजीज़ुद्दीन, आप जानते ही हो फ़कीर अजीज़ुद्दीन, अजीज़ुद्दीन यानी कि सेकुलर था, इनका धर्मनिरपेक्ष थे और ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। और हरि सिंह नलवा, हरि सिंह नलवा जो है इनके सेनापति हुआ करते थे। और दीवान दीनानाथ इनके वित्त मंत्री हुआ करते थे। दीवान दीनानाथ हैं, मोखम चंद्र हैं, और आप देखे होंगे लखपत राय हैं। ये इनके क्रीम थे, यानी कि महत्वपूर्ण जो 5 विभाग था उनमें से ये थे। एक सदरे ड्योढ़ी करके था। तो आप देखो पूरी आर्मी लगी हुई थी। और वही राजस्व में आप देखोगे तो 33 से 40% की राजस्व की वसूली होती थी। और पहले बटाई सिस्टम पर चलता था, फिर जो है कंकूत सिस्टम अनुमान आधारित परंपरा पर चलता था, और फिर नीलामी को दे दिए लास्ट में। यानी कि 23 तक देखोगे तो आप बटाई सिस्टम पर था। बटाई का मतलब जैसे खेत बटाई, लंक बटाई, राशि बटाई, बटाई सिस्टम पर था। उसके बाद गैस बेस्ड प्रणाली शुरू हो गई। यानी कि 23 से 34 तक जो है वो कंकूत व्यवस्था लागू की गई, अनुमान बेस्ड, अनुमान लगा लिया जाता था पिछले वर्ष से। और इसके बाद में नीलामी पद्धति वाली व्यवस्था शुरू हुई लास्ट तक। तो आप देखो 40 वर्षों तक ये रह गए, लेकिन कहीं ऐसा कोई मौका नहीं आया जो प्रत्यक्ष रूप से इनसे जो है झड़प हुई हो। इसके बाद आप देखोगे कि इनके जाने के बाद इतने जल्दी साम्राज्य कोलैप्स कर गया। इसीलिए कहा जाता है कि किसी शासक को हम कैसे मेजर करेंगे, क्यों मेटोरियस था। किसी शासक के मेरिट्स को जज करने के लिए हमारे पास पैरामीटर क्या है कि उसके आने वाली पीढ़ी कितने समय तक शासन कर रही। तो आप सोचो कि 10 वर्षों में इनका साम्राज्य कोलैप्स हो जाता है और 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं और इसके बाद यह साम्राज्य समाप्त हो जाता है। यानी कि रणजीत सिंह के बाद अगर देखा जाए 1839 में रणजीत सिंह की डेथ होती है
और अरिजीत सिंह के बाद 1839 से लेकर और 1849 के बीच में 4 शासक आएंगे और ये साम्राज्य चला जाएगा। इसके बाद आएंगे खड़क सिंह आएंगे और खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह आएंगे जो इनके बेटे हैं खड़क सिंह के, यानी कि रणजीत सिंह के पौत्र हैं। और इसके बाद आएंगे शेर सिंह। नाम देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, लेकिन एक फायर हो तो कई दिन गली में नहीं निकलेंगे। शेर सिंह आप देखो। और इसके बाद आएंगे राजा दिलीप सिंह आएंगे और ये बच्चा था अल्पायु के रूप में, और रानी जिंदन इनका संरक्षक बनती हैं। और खड़क सिंह आप देखो 1839 में आए और 40 में इनकी डेथ हो गई, और इनका दाह संस्कार करके आ रहे थे और इनकी भी डेथ हो जाती है। और इसके बाद शेर सिंह आते हैं और 1843 में इनका मर्डर हो जाता है, यानी कि 1843 में, यानी कि एक तरह से इनकी हत्या कर दी जाती है। जो सिंधनवालिया सरदार थे अजीत सिंह, यानी कि उधर ध्यान सिंह डोगरा बनाम, यानी कि डोगरा और सिंधनवालिया सरदार इतने महत्वाकांक्षी थे कि जिसके डर के कारण रणजीत सिंह कभी आमने सामने नहीं लड़े, और जिसका अंदेशा था वही हुआ, गद्दारी। जैसे टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी हो गई, किले का द्वार खोल दिया गया और वहाँ जो है टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया। मराठों के साथ आप देखो ढेर सारी गद्दारियाँ हुई, यानी कि रघुनाथ राव रघोबा और बाजीराव सेकंड की गद्दारियाँ। तो अगर गद्दार नहीं होते तो शायद पराजय नहीं होती और इतना विघटित नहीं होता साम्राज्य। और यहाँ भी आप देखोगे लाल सिंह और तेजा सिंह की गद्दारी, यानी कि यहाँ तक गुटबाजी जो हो रही है, यानी कि डोगरा बनाम सिंधनवालिया गुटबाजी का फायदा अंग्रेज उठा रहे हैं। और लास्ट में दिलीप सिंह के समय में जो 5 से 7 वर्ष की अवस्था में थे, और इन्हीं के समय में आप देखोगे पंजाब हाथ से निकल जाएगा। और इन्हीं के समय में 2 आंग्ल सिख युद्ध होंगे और एक आंग्ल सिख युद्ध होगा, और एक आंग्ल सिख युद्ध होगा आपका 1845 से लेकर 46 के बीच, और 46 में हो जाएगी लाहौर की संधि। और ये आप देखोगे कि कई लड़ाइयाँ होती हैं, यानी कि आप देखोगे जैसे मुदकी की लड़ाई है, और एक बुधवाल की लड़ाई है, एक फिरोजपुर की लड़ाई है, जिसमें रणजोत सिंह मंजीठिया ने इनको धूल चटा दिया था। यानी कि जहाँ जहाँ खालसा सेना जबरदस्त लड़ रही है वहाँ इनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं। इसके बाद फिर बुदकी की लड़ाई होती है, अलीवाल की लड़ाई होती है, फिर सोबराओं की लड़ाई होती है 46 में, फरवरी 46 में सोबराओं की लड़ाई होती है और वो निर्णायक रहती है। और इसके बाद मार्च 1846 में लाहौर की संधि हो जाती है और लाहौर हाथ से निकल जाता है, यानी कि लाहौर की संधि हो जाती है। और इस लाहौर की संधि से एक अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी जाती है पंजाब में, और वही देख रेख करता है। लेकिन अभी तक इन्होंने कहा कि भाई हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इस तरह से एक संधि की जाती है। रानी जिंदन जो है इनका संरक्षिका बनती हैं और रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी जाती है। और बाद में आप देखोगे कि आंतरिक हस्तक्षेप करने के लिए अंग्रेज पुनः एक संधि करते हैं, क्योंकि ये जो दौर रहता है ये लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट का दौर, इसके बाद लॉर्ड डलहौजी आएगा 48 में। तो ये जो लाहौर की संधि होती है, एक अंग्रेजी रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में नियुक्त कर दिया जाता है। और इसके बाद एक संधि होती है भैरोवाल की संधि, यानी कि ये एक्सटेंडेड टीटी है भैरोवाल की संधि, क्योंकि अंग्रेज इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाह रहे थे। इसलिए दिसंबर 1846 में एक और संधि कर लिए, भैरोवाल की संधि। और इससे करता धरता भरता अंग्रेज हो गए पूरे पंजाब के। इसके बाद आप देखोगे कि चूंकि खालसा सेना तेजा सिंह और लाल सिंह जो वजीर हुआ करता था उसके गद्दारी के कारण हारी है, यानी कि इस युद्ध में जो वजीर था और सेनापति था उसके गद्दारी के कारण ये युद्ध खालसा सेना हार गई। इसके बाद यानी कि इसके साथ अब खालसा सेना पुनः एक बार युद्ध करना चाह रही। और जो आप देखोगे कि 1.5 लाख रुपया यानी कि रानी जिंदन को पेंशन देने की बात की गई थी,
उसको भी घटा दिया गया और उनके साथ तरह तरह का एक तरह से अव्यवहार किया गया। सोना या ऑर्नामेंट्स वगैरह छीन लिया गया उनके, और एक तरह से कह लीजिए बड़ा एक तरह से रानी के साथ व्यवहार सही नहीं हुआ, जिसके कारण खालसा सेना पुनः एक बार लड़ना चाह रही है। और इसके बाद आप देखो कि जब लॉर्ड डलहौजी आ जाता 48 में, तो वो जो मूल राज का विद्रोह है उसका आधार बनाता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी क्या, उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। युद्ध के माध्यम से कोई लड़ेगा तो वहाँ भी लड़ा लेंगे, गोद निषेध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से विलय कर लेता था, सतारा, उदयपुरा, बघाट, आप देखें नागपुर, झांसी। उसके बाद एक ऑप्शन रहता था कुशासन का आरोप लगा के। फिर लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो जाता है, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है, और 1847 और 1848 और 49 में होता है। और इसमें आप देखोगे कि कई लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे रामनगर की लड़ाई होती है, रामनगर का युद्ध होता है, और एक चिलियानवाला का युद्ध होता है, चिलियानवाला का युद्ध होता है, वाला का युद्ध। नवंबर में आप देखोगे तो रामनगर की लड़ाई होती है नवंबर में, और जनवरी फरवरी में, यानी कि जनवरी में होती है चिलियानवाला की युद्ध 49 में, और इसके बाद होता है गुजरात के समीप तोपों की लड़ाई होती है, तोपों का युद्ध होता है, तोपों की लड़ाई होती है, जिसमें दोनों तरफ से तोपें चलती हैं। और आप देखोगे कि फरवरी में युद्ध विराम धीरे धीरे हो जाता है, और गुजरात के समीप तोपों की लड़ाई अंतिम रूप से निर्णायक लड़ाई होती है, जिसमें आप देखोगे कि गाफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर की नियुक्ति कर दी जाती है। लेकिन चार्ल्स नेपियर के आते आते खालसा सेना पूरी तरह पराजित हो जाती है, और 12 मार्च को यह युद्ध विराम हो जाता है। और 12 मार्च को एक वृद्ध सैनिक कहता है कि आज रणजीत सिंह की वास्तव में मृत्यु हो गई। और वो क्वेश्चन एक बार आया था कि नाउ अ डेज रणजीत सिंह वॉज रियली नो मोर। तो 12 मार्च 1849 लगाना, यानी कि खालसा सेना पूरी तरह पराजित हो गई। और 29 मार्च 1849 को लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, और पंजाब का शासन प्रशासन करने के लिए 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई, जिसमें एक हेनरी लॉरेंस था, और एक जो है जॉन लॉरेंस था, और एक चार्ल्स मैसन था। और आप देखो कि इनको जो है शासन प्रशासन मिला था, प्रशासनिक कार्य, ये राजस्व का कार्य, और ये न्यायिक कार्य करते थे। और 3 जो है समिति, यानी कि एक समिति बनी थी 3 सदस्य, और बाद में इसका विघटन करके और पूरा आयुक्त बना दिया गया हेनरी लॉरेंस को, और पंजाब भी धीरे धीरे अधिकृत हो गया। यानी कि यात्रा हम लोगों ने शुरू किया कहाँ से, बंगाल से, और यात्रा खत्म हुई कहाँ, पंजाब पर। प्लासी बक्सर से यात्रा शुरू हुई, और 29 मार्च 1849 को लास्ट इकाई जो हमारी अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बनी वो पंजाब रही। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने बखूबी पूरा इंटायर पंजाब को देखने का प्रयास किया, और आप लोगों ने बड़ा पेशेंसफुली इसको सुना, और बढ़िया से आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छे तरह से देखना और नोट्स बना लेना। और इसके बाद कल हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो एंग्लो मैसूर रिलेशन, यानी कि मैसूर को हम लोग पढ़ेंगे, और समय मिलेगा तो 1-2 छोटे राज्यों को और करेंगे, और इसके बाद मंडे को हम लोग 1857 की क्रांति पर आ जाएंगे। तो आप लोगों ने बड़े पेशेंसफुली यहीं पर अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।